नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है बीपीसी स्टडी पॉइंट में। मॉडर्न इंडिया लेक्चर सीरीज में हम लोगों का तत्कालीन अर्थात 18वीं शताब्दी में भारत की क्या स्थिति थी इसकी चर्चा की जा रही है, जिसके अंतर्गत हमने भारत के स्थानीय शक्ति को अर्थात जो रीजनल पावर है इसे 3 भाग में बांटा था। एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में, दूसरा स्वतंत्र राज्य के रूप में और तीसरा विद्रोही राज्य के रूप में। ये दोनों हमने ख़त्म कर लिया। डिटेल में देख लिया कि हैदराबाद, बंगाल, अवध की क्या हाल थे उस समय, मैसूर, केरल, राजपूत राज का क्या हाल था उस समय। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो मराठा से संबंधित है, पंजाब और जाट से संबंधित होगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हमारा ये चैनल जो है वो बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या एनी कोई भी पीसीएस एग्जामिनेशन के जीएस पार्ट की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग आगे देखते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं मराठा के इतिहास के बारे में, थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं मराठा का इतिहास। तो मराठा जो है वो शिवाजी के समय से अपने उत्कर्ष पे स्टार्ट हुआ। शिवाजी 1627 से लेकर के 1680 तक के शिवाजी का शासन चला। आपको शिवाजी के बारे में बता दें, ये गोरिल्ला पत्ती में बहुत ही माहिर थे। वैसे मराठा और शिवाजी के बारे में हम लोग मध्यकालीन भारत में डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी बस थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हैं आपको। शिवाजी हमेशा औरंगजेब के साथ में, क्योंकि ये औरंगजेब के समकालीन थे, तो पंगा चलते रहता था और बहुत सारी चीज़ें थी, इसे देखेंगे। और इसी समय औरंगजेब, आपको पता है, साहू जी को जेल में भी कैद कर लिया था शिवाजी के बाद। तो देखिए शिवाजी की मृत्यु हो जाती है 1680 में। ठीक है, उसके बाद संभाजी बनते हैं। मराठा का सरदार कौन बनता है, लीडर कौन बनता है? संभाजी। संभाजी 1680 से 89 रहते हैं, लेकिन उसी दौरान 1686-87 के आसपास में संभाजी के बेटा साहू जी जो होते हैं उनको औरंगजेब पकड़ करके जेल में डाल देता है और वो जेल में काफ़ी लंबा चलते हैं। 20 साल के आसपास में भी जेल में वो बेचारे रहते हैं। 17-18 साल, 17-18 साल वो जेल में रहते हैं। ठीक है, तो जब संभाजी की मृत्यु 1689 में हो जाती है, उसके बाद उनका बेटा, चूंकि ओरिजिनल वारिस था मराठा का सरदार बनने वाला, लेकिन वो जेल में था, इस कारण राजा राम बनते हैं। ठीक है, तो 1689 से 1700 तक राजा राम शासक के रूप में रहे और राजा राम के मृत्यु के बाद शिवाजी द्वितीय बने। राजा राम के मृत्यु के बाद कौन बने? शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय कौन थे? तो राजा राम का माइनर सन था, अर्थात नाबालिग बेटा था, जो मुख्य रूप से शासन का देखभाल ताराबाई करती थी, उसकी माँ। ठीक है ना। अब आप समझिए, साहू जी, हमने मुगलों में ही बताया था कि जब 1707 में बहादुर शाह का मृत्यु हो जाए, सॉरी, औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है और बहादुर शाह शासक बनता है, तो उस समय वो मराठों से मेल मिलाप के लिए साहू जी को जेल से छोड़ देता है, जेल से आज़ाद कर देता है। लेकिन वो एक काम नहीं करता है, वो साहू जी को शासक के रूप में, मराठों की शक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करता है। इसके कारण झंझट हो जाता है साहू जी और उस समय शासक कौन है? शिवाजी द्वितीय के बीच में। क्योंकि साहू जी को लगता है कि हम तो ओरिजिनल हकदार थे, लेकिन जेल के कारण तो हम नहीं बन पाए शासक, और ये शिवाजी द्वितीय तो ओरिजिनल है ही नहीं हकदार, तो इस कारण इनके बीच में झंझट होता है। ठीक है, और ये शिवाजी को हराने में सफल हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? मराठा सरदार बन जाते हैं। इनकी सहायता बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति करता है, जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ काफ़ी योग्य व्यक्ति था बालाजी विश्वनाथ, और ये प्रसन्न होकर के बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना देते हैं। पेशवा कहने का मतलब प्रधानमंत्री या मुखिया जिसको कह सकते हैं, वास्तविक प्रधान एक तरह से कहिए, क्योंकि साहू जी को बहुत ज़्यादा प्रशासन का अनुभव नहीं था, ये तो बेचारे जेल में ही रहे, तो इस कारण ये अपनी सहायता के लिए बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना देते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 में, साहू जी विजय हो गए थे। ये देखिए उस समय होता क्या था कि जो पेशवा होते थे वो धीरे धीरे अपनी शक्ति को इतना मजबूत कर लिए कि मान के चलिए कि जो अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति है, वही स्थिति उस समय मराठा प्रमुख और पेशवा की थी।
पेशवा के हाथ में वास्तविक शक्ति आ गई। और जब से बालाजी विश्वनाथ बने, ये बहुत ही योग्य और सुयोग्य आदमी थे, तो इन्होंने पेशवा की शक्तियों को लगातार वृद्धि करते रखा और ये पेशवा की शक्ति को लगातार वृद्धि किए। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि इनका बेटा आता है बाजीराव, जिसके बारे में आप जानते हैं, बाजीराव मस्तानी। ठीक है, मूवी भी आई थी। तो ये बाजीराव पेशवा की शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, चलिए तो इनके बारे में थोड़ा सा बालाजी विश्वनाथ के बारे में समझ लेते हैं। बालाजी, कुछ फैक्ट को देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ को शिवाजी के बाद मराठा का दूसरा संस्थापक माना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। बालाजी विश्वनाथ को मराठा के बाद दूसरा संस्थापक, शिवाजी के बाद दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने थे 1713 में, उस समय जुल्फिकार खां, आपको अगर याद होगा जो मुगलों में हमने बताया था, तो जुल्फिकार खां था जिसने जहांदार शाह को शासक बनने में मदद किया था। जुल्फिकार खां से इन्होंने दक्कन के चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। किससे? जुल्फिकार खां से। तो देखिए इनका संबंध उसी समय से बढ़िया चलते रहा। और बाद में जब दोबारा फर्रुखसियर शासक बना था, तो फर्रुखसियर को हटाने में, फर्रुखसियर को किसने हटवाया था और मरवाया था? सैयद बंधु। याद है आपको? सैयद बंधु ही पहले फर्रुखसियर को शासन पे लाया और सैयद बंधु ही इसको मरवा दिया था। ठीक है, तो फर्रुखसियर को मरवाने के लिए सैयद बंधु का साथ बालाजी विश्वनाथ ने दिया था। और जब बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधु का साथ दिए और फर्रुखसियर को मरवा दिए, तो आप समझिए सैयद बंधु कुछ ना कुछ तो इनको इनाम देगा। और वो उस इनाम में इनको 6 राज्य का, साउथ के 6 राज्य, बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद और खानदेश, इतने सारे जगहों का चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मराठों को दे दिया। बताइए समझ में? इतने सारे जगह का वो मराठों को अधिकार दे दिया गया चौथ वसूलने के लिए। चलिए, अब इतना सारा चीज हम लोग ने देख लिया। आप समझ लीजिए, एक कूटनीतिज्ञ भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे और ताकत शक्ति भी इनके पास में थी। उसके बाद जब इनकी मृत्यु 1720 में हो जाती है, कब हो जाती है? 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहीं 1720 दिखेगा, कहीं 1719 दिखेगा। तो राजीव बहिर की बुक पढ़ेंगे तो आप उसमें 1720 देखेंगे। 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1720 में मृत्यु होने के बाद मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट ताकतवर बाजीराव प्रथम पेशवा बनता है। अब आप देखिए, एक थोड़ा सा हम लिख से हटकर बात कर रहे हैं। हमेशा सीताराम की बात की जाती है, राधा कृष्ण की बात की जाती है, अर्थात जो पत्नी या प्रेमिकाएं होती है उनका नाम पहले आता है। लेकिन बाजीराव एक ऐसा व्यक्ति था, देखिए वो तो भगवान की बात है, उनसे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, जस्ट एक ये लिख के लिए है। बाजीराव ऐसा व्यक्ति था जिसमें पुरुष का नाम पहले आता है। आप देखेंगे बाजीराव मस्तानी, मस्तानी बाजीराव नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाजीराव मस्तानी। तो आप इसी से समझ लीजिए कि बाजीराव कितना ताकतवर था। ये महान शासक था, हिंदू पदशाही का धारण किया और ये उसके आदर्श को प्रसार किया। उसके आदर्श को प्रसार करने का सबसे बड़ा कारण क्या था? ताकि लोगों के बीच में अपना वर्चस्व स्थापित कर सके और अपना विश्वास हासिल कर सके। और ये बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर था। जिस तरीके से बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है, दूसरा संस्थापक कहने का मतलब क्या है? आप अक्सर सुनते होंगे कि बाबर जो है वो भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया, लेकिन अकबर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है या दूसरा संस्थापक माना जाता है। तो क्या हुआ? इसका मतलब है कि शिवाजी तो प्रथम संस्थापक थे, लेकिन बालाजी विश्वनाथ, जो मराठा की स्थिति गड़बड़ हो गई थी, शक्ति कमजोर हो गई थी, इसे एक बार फिर से उत्कर्ष की सीमा पर पहुंचाने का काम किया। इसी कारण इसे दूसरा संस्थापक या वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाजीराव प्रथम के बारे में हम लोग देख रहे थे। बाजीराव प्रथम के बारे, अब बाप इतना अच्छा है तो आप जानते हैं ना, बाप, एक कहावत भी है हमारी तरफ, बापे पुत प्रापत घोड़ा, कुछ न कुछ था थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा क्या, या थोड़म थोड़ा, कुछ भी ऐसा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बाप इतना अच्छा था तो बेटा तो ताकतवर होना लाजमी है। और यही बाजीराव प्रथम जो है वो काफ़ी ताकतवर होता है, यहाँ तक के कि गुरिल्ला पद्धति में ये इतने माहिर होते हैं कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक इन्हें माना जाता है।
आपको एक और चीज बता दे कि ये उस समय के तत्कालीन साम्राज्य में प्रथम ऐसे भारतीय शासक थे जिसने पुर्तगालियों को हराया था और उसे हराकर साल्सेट और बसीन पर भी अधिकार कर लिया था। साल्सेट एक द्वीप है, तो साल्सेट और बसीन पर भी अधिकार कर लिया था। तो आप समझिए कि इनकी कितनी बड़ी ताकत थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये मालवा को भी जीते, मालवा पर भी विजय प्राप्त किए, गुजरात पे भी विजय प्राप्त किए, हैदराबाद को भी हराया। इसके साथ एक और चीज, एक और आपको बात बताते हैं कि ये मुगलों पर आक्रमण किए थे, दिल्ली पर भी आक्रमण करने के लिए चले। तो दिल्ली का जो शासक था, दिल्ली का जो सम्राट था, वो हैदराबाद को बोला कि भाई हमारी सहायता करो। तो हैदराबाद के शासक, हैदराबाद का जो निजाम था उसकी सहायता के लिए आया, लेकिन वहीं पर पालखेड़ा में उसे मराठों ने हरा दिया, अर्थात बाजीराव ने हरा दिया। इनके बारे में कहा जाता है ये शायद एक भी युद्ध नहीं हारे थे, एकदम हमेशा जीतते जीतते और जीतते ही गए। इनके समय में दिल्ली बहुत ही ज्यादा मराठा बहुत ही ज्यादा उत्कर्ष की सीमा पर था, और कहा जाता है इतना ज्यादा उत्कर्ष फिर दोबारा कभी देखने को नहीं मिला। ठीक है, लेकिन शायद मराठा को ये उत्कर्ष रास नहीं आया और ये 1740 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है उस समय तक मराठा सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं थे, बल्कि ये पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में लग गए थे और इनका अधिकार बहुत जगहों पर हो गया था। बहुत इनका ये जो यहाँ पर पहले कुछ एक इस हिस्से में मराठे वाले हिस्से में थे, महाराष्ट्र वाले, इनका विस्तार पूरा इधर 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 पूरा ये सब जगहों पर भी हो गया था। ठीक है ना, इसे बाद में और देखेंगे हम, एक मिनट, बाद में और देखेंगे। मराठा लगभग पूरे भारत को कवर करने में सफल हो गए थे, उसमें सबसे बड़ा साम्राज्य मराठा की ये हो गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया बालाजी विश्वनाथ, पहला प्रथम पेशवा। उसके बाद इनके बेटे देख लिए बाजीराव के बारे में। अब तीसरा बाजीराव के बेटा आता है, किसका? बाजीराव का बेटा। तो अब देखिए बाजीराव का बेटा, नाम याद रखने का बहुत बढ़िया, बालाजी बाजीराव। बाला मतलब दादा का नाम ले लिया और पिता का नाम ले लिया, बन गया बालाजी बाजीराव। अब देखिए, अब जिसमें दादाजी और पिताजी दोनों का हिस्सा हो तो वो तो ताकतवर होगा ही होगा। तो बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब भी कहते हैं, ये 1740 से 1761 तक के इनका शासनकाल चला। ये भी अच्छे थे, काफी ताकतवर, काफी योग्य। इन्होंने भी अपने साम्राज्य को मतलब सही ढंग से विस्तार किया और एक सही उत्तराधिकारी के रूप में बाजीराव के ये आए। लेकिन 1749 में, आप ध्यान रखिएगा, 1749 में जो हमने साहू की बात की थी, जो मराठा सरदार था या मराठा का हेड था, उसकी मृत्यु हो जाती है 1749 में। और जैसे ही 1749 में उनकी मृत्यु हो जाती है, उस समय पेशवा कौन होता है? तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है, बालाजी बाजीराव जो है वो वास्तविक और साथ साथ व्यवहारिक दोनों प्रकार के पूरी की पूरी शक्ति अब पेशवा के हाथ में आ गई। वहां से मराठा प्रधान का पद खत्म हो गया और उस समय वो पूना में अपना मुख्यालय बनाते हैं। कहां बनाते हैं? पूना में अपना मुख्यालय को बनाते हैं। ठीक है, इनके समय भी बहुत सारे युद्ध होते रहे, बहुत सारा कुछ होते रहा। और आपको बता दें कि यहां पर इनके दौरान एक बहुत ही गड़बड़ काम हो गया था। इसके पहले एक और चीज बताते हैं आपको। उस गड़बड़ काम के पहले 1761 का गड़बड़ काम क्या था? 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक फैक्ट बताते हैं आपको। उस समय इनका पूरे लगभग मध्य भारत पर कब्जा था। पूरा मध्य भारत जो था वो पूरे मध्य भारत पर कब्जा था और ये दिल्ली की ओर आगे बढ़े। दिल्ली की सत्ता आपको पता है कमजोर होते जा रही थी, लगातार कमजोर ही होते जा रही थी। और उस समय उस कमजोरी का फायदा उठा करके दिल्ली में अपना अधिकार ये जमाने का, अपना पैर जमाने का कोशिश किए। ठीक है, और उसी समय इमाद उल मुल्क, याद रखिएगा, इमाद उल मुल्क, ध्यान रखिएगा, याद रखने का उतना जरूरी है नहीं, एक कॉन्सेप्ट के लिए बताते हैं। इमाद उल मुल्क को वजीर बनाया गया मराठों के समर्थन से। अब आप समझिए, मुगल साम्राज्य में
जो शासक थे उनकी शक्ति तो हीन होते जा रही थी, तो वास्तविक शक्ति वजीर के हाथ में था और वजीर मराठा का आदमी हो गया। तो अप्रत्यक्ष रूप से मराठे मुगल साम्राज्य को कंट्रोल करने लगे, अर्थात मुगल शासक को कंट्रोल करने लगे, अर्थात दिल्ली को कंट्रोल करने लगे। इसका मतलब हुआ कि ये दिल्ली तक इनकी पहुंच हो गई। बात आगे समझ में। और दिल्ली तक पहुंच गए तो अब ये रुकने वाले कहां थे? तो दिल्ली से बोले थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं भैया, पंजाब पे पहुंच जाते हैं। और वो दिल्ली से आगे बढ़ के पंजाब पे भी पहुंच जाते हैं। और उस समय होता है पंजाब में किसका शासन? तो पंजाब का उस समय गवर्नर होता है वही अहमद शाह अब्दाली, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। वही अहमद शाह अब्दाली का शासन होता है पंजाब में। तो अहमद शाह अब्दाली वहां शासन नहीं करता, बल्कि उसका बेटा राजकुमार तैमूर, उसका नाम क्या है? तैमूर, वो वहां का गवर्नर होता है। तो मराठा बोलते अच्छा, तुम बाहरी आदमी आकर के तुम हमारे ऊपर शासन करोगे, निकलो फटाफट। और उसे गद्दी से निकालकर फेंक देते हैं, बोले भट जाओ यहां से, खत्म हो। और ये अपमान समझता है अहमद शाह अब्दाली अपना। और जो दिल्ली दरबार में वजीर बनाया गया था इमादुल मुल्क को, वहां पर भी दिल्ली दरबार में पहले अहमद शाह अब्दाली का व्यक्ति वजीर के रूप में था, ठीक है ना। तो दिल्ली में भी अहमद शाह अब्दाली को ठेस पहुंचाया गया, पंजाब में डायरेक्ट रूप से उसके बेटे को हटा दिया गया। अब ऐसे में अहमद शाह अब्दाली बैठने वाला था? संभव ही नहीं था कि बैठने वाला था। और यही पृष्ठभूमि बनती है पानीपत के तृतीय लड़ाई की। आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि पानीपत के तृतीय लड़ाई की पृष्ठभूमि क्या थी या मुख्य कारण क्या था। तो पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के बेटा तैमूर को अपदस्थ करना मराठों द्वारा। और चूंकि आपको पता है कि उस समय तक के मुगल बस उनकी शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई थी, दिल्ली दरबार में भी मराठों की शक्ति आ गई थी, पंजाब पे मराठा आक्रमण करते हैं। तो ऐसे समय में जो अभी तक लूटपाट या लड़ाइयाँ जो डायरेक्ट मुगलों से या दिल्ली से हुआ करती थी, ये पहली लड़ाई है जहां पर लड़ाई मुगलों या दिल्ली से नहीं बल्कि बाहरी शक्ति का लड़ाई मराठा से होता है। अब आप यही समझ लीजिए कि ये किस तरीके से मुगल का सब्स्टिट्यूट बन करके मुगल के अलावा भारत की दूसरी शक्ति के रूप में, या ये कहें कि उस समय भारत की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे थे। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इनका पूरे भारत पर शासन आ जाएगा, ये पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। और आपको पता है यही पृष्ठभूमि बन गई पानीपत के तृतीय युद्ध की। आप ध्यान रखिएगा, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। कई बार डेट भी पूछ देता है, तो 14 जनवरी संक्रांत मनाते हैं ना हम लोग, संक्रांत या मकर संक्रांति मनाया जाता है, मतलब देश आजाद होने के पहले लड़ाई लड़ा गया। सॉरी, देश आजाद नहीं, मतलब 14 जनवरी को हम लोग क्या संक्रांत मनाते हैं। तो उस दिन ये युद्ध हुआ, चूड़ा दही खाए और खाने के बाद बोले चलो अब ताकत मिल गया, चलते हैं लड़ने। लेकिन शायद दही में पानी मिला दिया गया था, इस कारण मराठा हार गए। मराठा की बुरी हार हुई, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बहुत बुरी हार हुई। और उस समय मराठा के पेशवा कौन थे? तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के बेटे थे कौन? यहां पर बालाजी बाजीराव का बेटा था, कौन था? तो उनका बेटा था विश्वराव। लेकिन विश्वराव जो था वो छोटा था, बच्चा था, ठीक है। इसके कारण जो इनके चचेरे भाई थे बालाजी बाजीराव के, सदाशिवराव भाव, तो विश्वराव और सदाशिवराव ये भाव, ये दोनों को भेजा गया लड़ने के लिए कि जाइए आप लड़िए। लेकिन उस पानीपत की लड़ाई में ये दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो मराठा का वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिवराव भाव, ये ध्यान रखिएगा, सदाशिवराव भाव। सदाशिव शंकर भगवान, तो नेतृत्व करता तो शंकर भगवान ही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर इनकी हार हो जाती है। और पता है जब इनकी हार होती है तो बालाजी बाजीराव को किस तरीके से बताया जाता है? बोला गया कि युद्ध में 2 मोती विलीन हो गए, मतलब 2 ताकतवर, 2 आपके जो मोती थे वो विलीन हो गए। और शायद हो सकता है बालाजी ये हादसा सहन नहीं कर पाया और मराठों के लिए अप्रत्याशित क्षति, अपूरणीय क्षति हो गई और बालाजी बाजीराव की वहां पर मृत्यु हो जाती है 1761 में। बात आ गई समझ में?
तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव कि मराठों के जो सबसे ताकतवर और एक अच्छे लीडर थे उनकी मृत्यु हो जाती है, पहला। और दूसरा प्रभाव, चूंकि मराठा जो पूरे भारत में एक वास्तविक शक्ति के रूप में उभर रहे थे, जिनका मुगलों पर कंट्रोल हो गया, हैदराबाद को कंट्रोल कर रहे थे, उसके बाद फिर बाकी अन्य जगह बंगाल पर भी आक्रमण करते थे, मतलब पूरे भारत को ये कंट्रोल कर रहे थे, तो और वहां पर इनका बुरे तरीके से हार हुआ। यहां तक कि कहा जाता है कि इस पानीपत के युद्ध में लगभग 24,000 से 28,000 मराठा सैनिक मारे गए। मतलब मराठा का कोई ऐसा घर नहीं था जहां के एक सैनिक मारे न गए हों। तो इतना बुरा परिणाम मराठा के नहीं निकला। अब आप एक चीज समझिए, जो मराठा ये सोचते थे कि हम पूरे भारत पर शासन करेंगे, क्या उनकी अब शासन करने की क्षमता रही? तो नहीं। तो यहां पर सबसे बड़ा निर्णय हो गया कि भारत पर मराठा अब शासन नहीं कर सकते, यह निर्णय हो गया। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली जीत गया। अब वो चाहता तो भारत को कंट्रोल कर लेता बड़ी आसानी से, यहां पर शासक बन जाता भारत का। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का जो लगातार सैन्य अभियान होता था, उसके कारण उसके सैनिक नारुष्ट हो गए थे और बढ़िया से ना उसको पेमेंट दिया जा रहा था, ना भोजन दिया जा रहा था। इसके कारण उसके सैनिक विद्रोह कर दिए। और अब आप समझिए कि उधर अहमद शाह अब्दाली के सैनिक विद्रोह कर दिए, इधर मराठा की शक्ति खत्म हो गई, हार गए। अब ना तो अहमद शाह अब्दाली भारत में शासन करने के में संभव था और न मराठा अब कर सकते थे। तो यहां पर एक लाइन हमेशा बोला जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध यह फैसला कर दिया कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा। कौन शासन करेगा इसका फैसला नहीं किया, बल्कि भारत में कौन शासन नहीं करेगा इसका फैसला कर दिया। क्योंकि भारत में मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी थी, मराठा शक्ति अपनी बढ़ा रहे थे और उसी समय अहमद शाह अब्दाली भी शक्ति बढ़ा रहा था। ये मराठा हार गए, अहमद शाह अब्दाली के सैनिक विद्रोह कर दिए, जिसके कारण वो वापस लौट गया। तो यहाँ पर पूरी की पूरी ये प्रकरण घटती है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है ना? इसे ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। इससे हमेशा एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते रहता है। जैसे ही बालाजी की मृत्यु होती है, इनका बेटा माधवराव बनता है। तो आपको तीन तो समझ में आ गया, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव, तीसरा बाजीराव, मतलब उन्हीं दोनों नाम को मिला करके वो बन गया। अब चौथा माधवराव बनता है। जो पानीपत के तृतीय लड़ाई में मराठों की सत्ता और जो उनकी शर्मनाक हार हुई थी, उस हार को ये बहुत जल्द भर लेता है, उस घाव को। और माधवराव दोबारा अपने इस अल्प कार्यकाल में, 11 साल के कार्यकाल में, दोबारा भारत के लगभग हिस्सों को जीत लेता है। अर्थात अपनी ताकत इतना विस्तार करता है कि पूरे भारत का कोई भी ऐसा राज्य शायद ही रहा हो जो मराठों से दोबारा न हारा हो। ये मैसूर में हैदर अली को भी हराया, हैदराबाद को भी हराया, सबको हराया। बंगाल में भी उड़ीसा का कुछ भाग लेने में बंगाल से उड़ीसा का भाग हथिया लिया। तो इस तरीके से माधवराव अपने जो शक्ति खत्म हो गई थी उसे दोबारा स्थापित कर दिए। बहुत बहुत बढ़िया, एक अच्छे शासक के रूप में ये दोबारा उभरे। यहां पर इनकी मदद के लिए आप एक ध्यान रखिएगा, नाना फडणवीस जो थे इनकी मंत्री थे और इन्होंने इनकी बहुत बहुत ज्यादा मदद की। किन्होंने? नाना फडणवीस ने इनको बहुत ज्यादा मदद की। और इसी समय 1771 में, कब? एक मिनट, इसी समय 1771 में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापस लाया गया और उसे मराठों का पेंशन भोगी बना दिया गया। उसे मराठों का क्या बना दिया गया? पेंशन भोगी बना दिया गया। और आपको बता दें कि ये हैदराबाद, मैसूर, राजपूत, रुहेल, जाट सरदार, ठीक है ना, इन सभी को हरा करके उत्तर भारत में एक बार फिर से दोबारा पूरा शक्ति स्थापित कर लिए। कौन? माधवराव। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर हो, शायद किस्मत को कुछ और मंजूर हो। और इसी चक्कर में, और इसका सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि बेचारे जो माधवराव थे, इनकी मृत्यु 1772 में हो जाती है। आपको एक और फैक्ट बताते हैं, मराठा में बाजीराव जो थे 19 साल में शासक बन गए,
बालाजी बाजीराव भी 19 साल में शासक बन गए, माधवराव 17 साल में शासक बन गए। यहाँ पर मतलब हम लोग जब हंसते खेलते रहते हैं ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, उस समय ये सम्राट बन जाते हैं भाई। कितनी बड़ी मतलब इनकी या तो वंशानुगत क्षमता कहिए या इनके लीडरशिप क्वालिटी देखिए कि 20 साल के अंदर इनके अधिकतर शासक मराठा के 20 साल के अंदर शासक बनते हैं और बहुत ही अपना परचम लहराते हैं। तो ये इनके लिए बहुत माने गौरव की बात है मराठों के लिए। ये मुगल को भी अपना पेंशन बना लेते हैं। इनकी शक्ति देखिए कितना ताकतवर हो गए। और उसी समय 1772 में जैसे ही मुगल सम्राट को पेंशन में लाते हैं, शायद किसका हाय लगा पता नहीं, इन बेचारे की मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद मृत्यु होने के बाद अब यहां से मराठों का पतन स्टार्ट हो जाता है। यहां तक मराठों के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता, बालाजी विश्वनाथ मारे गए या मर गए, बाजीराव प्रथम मर गए, ठीक है ना, बालाजी बाजीराव मर गए, ये 3 लोग मर गए, माधवराव मर गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। सब के एक उत्तराधिकारी एक दूसरे से एक के ऊपर एक थे। लेकिन माधवराव को जो हत्या थी या जो माधवराव की मृत्यु थी, ये मराठों के लिए अपूरणीय क्षति हुई। और यहां से मराठों का पतन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए समझते हैं कैसे। यहां पर उत्तराधिकार के लिए लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। यहां पर उत्तराधिकार के लिए लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। माधवराव का बेटा नारायण राव यहां पर पेशवा बनता है। 1772 में पेशवा बनता है। लेकिन जो माधवराव का भाई था, जिसका नाम था रघुनाथ राव, क्या नाम था? रघुनाथ राव। देखिए सबका इन लोगों का नाम जो है भगवान के ऊपर ही है। माधव भी भगवान को कहते हैं, रघुनाथ भी भगवान को कहते हैं, नारायण भी भगवान को कहते हैं, बालाजी भी भगवान को कहते हैं। ठीक है ना, सारा का सारा नाम आप देखेंगे तो भगवान के ऊपर ही है। तो माधवराव का भाई था रघुनाथ राव, ध्यान रखिएगा। तो माधवराव का भाई जो रघुनाथ राव था, ये चाहता था कि हम पेशवा बने माधवराव के बाद। लेकिन बना कौन? नारायण राव। अब क्या कर दिया रघुनाथ राव? इसकी हत्या कर दी। बोला कि अच्छा तुम बनोगे हमारा भतीजा, और हम चाचा है ना जी, चाचा भतीजा, चाचा बनेगा कि भतीजा बनेगा। और ये हत्या कर देता है 1 साल में, 1773 में। अब आप समझिए कि हत्या कर दिया तुम, ठीक है। नारायण राव के भी चाहने वाले तो कुछ लोग होंगे, ऐसा तो है ना कि नारायण राव के चाहने वाले लोग नहीं होंगे। नारायण राव के चाहने वाले लोग इसका विरोध कर दिए, बोले कि ना तुमको नहीं बैठने देंगे। और वहां पर फिर इसके बेटे अर्थात नारायण राव के बेटे किसको? सवाई माधव को वहां पर राजा बना दिया जाता है, अर्थात मराठों का पेशवा बना दिया जाता है। अब इससे रघुनाथ राव हो जाता है नाराज, बोलता है अरे यार, एक तो हम अपने भतीजा के हत्या का पाप ले लिए, ऊपर से हमको शासक नहीं बनने दे रहे हो। तो भाई जब हम भतीजा को मार सकते हैं तो किसी को भी ठोक सकते हैं। और ये यहां पर चला जाता है अंग्रेजों के पास में। चलिए उसकी कहानी बाद में समझते हैं, उससे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जैसे ही माधवराव के बाद राजगद्दी के लिए युद्ध होता है, उस समय 5 स्वतंत्र राज्य अलग अलग रूप में विभक्त हो जाते हैं मराठा के, अलग अलग ग्रुप में। जैसे आप ये ध्यान रखिएगा, बड़ौदा में गायकवाड़ ग्रुप के लोग आ जाते हैं, नागपुर में भोसले ग्रुप के लोग आ जाते हैं, इंदौर में होलकर आ जाते हैं, और ग्वालियर में सिंधिया, और पुणे में तो पेशवा चलता ही है। इतने लोग आ जाते हैं। अब आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ये अक्सर सवाल पूछता है एग्जाम में कि कहां पर कौन से ग्रुप, कौन से मराठा थे, दे देगा कि इंदौर में कौन सा था, तो इंदौर में होलकर था, ठीक है। ग्वालियर में कौन सा था, तो ग्वालियर में सिंधिया था। अभी भी आपको पता, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ का, अभी आपको पता ही होगा, वहाँ का MP है ना, नहीं स्टेट में है, ठीक है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी BJP में शामिल हो गया, तो वो वही सिंधिया परिवार का लोग है ये। तो ये अलग अलग ग्रुप में विभक्त हो गए थे। चलिए अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, रघुनाथ राव आगे क्या करता है। तो जैसे ही ये सवाई माधवराव शासक बन जाता है, अब देखता है कि हमारा कोई चारा नहीं है। अब देखिए यहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। ये चला जाता है अंग्रेजों के पास और बोलता है कि अंग्रेजी भाई साहब,
आप हमारी मदद करो, आपकी तो सेना इतनी बढ़िया है, इतनी सब कुछ है, आप हमारी मदद करो, हमको राजा बना दो। अगर आप हमको राजा बना दोगे तो हम सूरत आपको दे देंगे। उसके अलावा सालसेट भी आप कहोगे तो सालसेट द्वीप था, सालसेट भी आपको दे देंगे। ये कहाँ जाता है? सूरत देने की बात करता है अंग्रेजों को। तो जैसे ही ये सूरत देने की बात करता है, आप समझ लीजिए कि ये सूरत की संधि कर लेता है। हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन कि सूरत की संधि किसके किसके बीच में हुआ? तो सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में हुआ। तो इसे याद रखने के लिए बता दें आपको कि ये अंग्रेजों के पास में गया और बोला कि भाई हम सूरत दे देंगे, और ये सच में सूरत देने की बात बोली थी कि हमें आप पेशवा बना दो, बनाने में मदद करो, हम आपको सूरत दे देंगे और साथ में सालसेट भी दे देंगे। तो सूरत देने के नाम पर सूरत की संधि कर ली। अब यहीं से अंग्रेजों को मराठों के आंतरिक भागों में या आंतरिक चीजों में इंटरफेयर करने का मौका मिल गया, और ये मराठों के संप्रभुता पर सामने से प्रहार हो गया। मराठों के संप्रभुता पर सामने से ये प्रहार हो गया, और धीरे धीरे ये पूरे मराठा साम्राज्य जो है वो अंग्रेजों के षड्यंत्र का शिकार होते 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 चला गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी, ये पूरी क्या थी? ये पूरी कहानी थी आपको मराठा के बारे में। इसके बाद फिर वही सूरत की संधि करता है, ठीक है ना। फिर अंग्रेज और मराठा आपस में लड़ते रहते हैं। वहां पर फिर आप देखेंगे कि बाद में एक शासक आता है, अंग्रेजों का पेशवा आता है, बाजीराव द्वितीय। कौन आता है? बाद में आता है कौन? तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों का एक शासक आता है, ये सॉरी क्या बोलते हैं, मराठों का एक शासक आता है, बाजीराव द्वितीय। क्योंकि 1795 में सवाई माधवराव मर जाता है, ठीक है ना। तो उसके जगह पर कौन आ जाता है? तो रघुनाथ राव का बेटा आ जाता है, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड। अब देखिए, बाप वैसा था तो बेटा कहां से अच्छा होगा? तो इनका बेटा बाजीराव द्वितीय एकदम नालायक, बेकारा, नाकारा, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। और मराठों के शक्ति के हार का सबसे बड़ा कारण बाजीराव द्वितीय बनता है। एक तो बाजीराव प्रथम जो मराठों के शक्ति को सर्वोच्चता पर ले गए, एक बाजीराव द्वितीय, बाजीराव का नाम बदनाम कर दिया, ठीक है ना। बाजीराव द्वितीय जो है वो नाम बदनाम कर दिया। और अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज तो कूटनीति का चाल चलते ही चलते थे। अंग्रेज अपना कूटनीति का चाल चलिए और इसको बहकाते गए, बहकाते गए। उसके बाद ये मराठों पर, आपको पता है कि 1803 और 5 के बीच में मराठा और अंग्रेज का द्वितीय युद्ध होता है, ठीक है ना, जिसमें मराठे बुरी तरीके से हारते हैं। और फिर बाद में ये बाजीराव द्वितीय जो है उसे अपनी गलती का एहसास होता है, और फिर बाद में ये अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने का कोशिश करता है। तब तक काफ़ी लेट हो चुकी होती है, और तृतीय युद्ध में मराठे की हार हो जाती है और मराठा साम्राज्य खत्म। तो ये पूरी कहानी थी मराठा की। वैसे हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बस आपको ये बताया गया कि तत्कालीन समय में मराठों की क्या स्थिति थी। तो ये हमने पूरा का पूरा कहानी देख लिया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अगर आपको इसमें कोई तरह का दिक्कत या कोई भी बात आपको पसंद नहीं आती है या कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप हमें बताइए, कमेंट करके आप हमें बताइए, हम और कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। चलिए 1 मिनट, यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए कहाँ पे, कौन से जगह पर क्या कहा जाता था? तब बड़ौदा में गायकवाड़, अड़ गायकवाड़, बड़ौदा बाड़, इसे ध्यान रखिएगा। बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर होलकर, दौर कर, दौर कर, दौर कर, इंदौर होलकर, इंदौर होलकर, इंदौर होलकर, सॉरी, ये ध्यान रखिएगा, इंदौर होलकर। नागपुर में कौन थे? तो नागपुर में भोसले, नागपुर में कौन थे? भोसले। ग्वालियर में सिंधिया, ग्वालियर तो याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर से ही है, तो ग्वालियर में सिंधिया। और एक और ध्यान रखिएगा, पूना में कौन था? पेशवा। पूना में जो थे उनको क्या कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा चलते रहा।
आ गया समझ में? ये पूरा था हमारा मराठा साम्राज्य का विश्लेषण। आप देखिए यहाँ पर, आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। एक मिनट, ये जो क्षेत्र था ये मराठों के क्षेत्र में था, लेकिन जब धीरे धीरे ये अपना साम्राज्य स्थापित किए तो ये मैसूर का भी कुछ हिस्सा इनके कंट्रोल में आ गया। इधर बंगाल में उड़ीसा भी कवर कर लिए, इधर ये दिल्ली, पंजाब, ये पूरा का पूरा एरिया, ये देखिए, ये इतना बड़ा एरिया मराठों के कंट्रोल में एक समय आ गया था। और इनके लिए हम पहले ही बताए, पानीपत का तृतीय युद्ध इनके लिए हानिकारक साबित हुआ। तो ये हमारा था ऑल अबाउट मराठा। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस केयरफुली, और आप हमारे साथ बने रहिए। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना? अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए, पर कारण बता दीजिए। थैंक यू।